हाँ जी, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। विराज मेहता को पेडिट्रिशियन बनना है, सचिन को सर्जन बनना है। सर्जन की स्पेलिंग करेक्ट कर लो, ठीक है। प्रशांत को डॉक्टर बनना है, इन्होंने ये नहीं बताया क्या बनना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं और मैं मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैं एम्स दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ और मैं क्वार्क एजुकेशन एक कंपनी है जिसका हेड हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें नीट के लिए कैसे पढ़ाई करनी है और हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये सारी बातें हम इस डिस्कशन में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्विकली एक बात और बताएं कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहेंगे। कभी आपने सोचा कि आप अगर डॉक्टर बनोगे तो किस कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, किस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। के सबको एम्स दिल्ली चाहिए, गुड गुड। रिशिता को एम्स दिल्ली चाहिए, गुड। अक्षिता को भी, गुड। रितेश को भी, साक्षी को भी, ठीक है। संभव को भी, रणबीर कौर, रवनूर कौर, दिव्या को भी एम्स दिल्ली। सभी को एम्स दिल्ली चाहिए। विशांत विशांत इज सेइंग ही डोंट नो, ओके, आई डोंट नो, ओके। बाकी लोगों को क्या चाहिए? बाकी लोगों को क्या चाहिए? चंचल आपको क्या चाहिए? आपने वीडियो ऑन कर रखा है, बोल कुछ नहीं रहे हो, क्या चाहिए आपको? नो आइडिया, नो आइडिया, ओके। बेस्ड ऑन नंबर्स, अच्छा ठीक है। पुष्पा इंदल को चंडीगढ़ चाहिए, ओके। पीजीआईएमएस चंडीगढ़ चाहिए विशाल को, ओके, गुड। तो क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश करी है कि कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगा आपको? एम्स दिल्ली में जाने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको पता है क्या? एम्स दिल्ली जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए नीट में? कोई आइडिया नहीं है। अबाउट 650 और मोर, यस यस। मतलब आपको 720 के जितने पास पहुंच जाओगे ना, आपको एम्स दिल्ली जाना उतना आसान रहेगा, है ना। गुड गुड, ठीक है। 630 में तो आपको अदर एम्स मिलेगा, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। 630 तो बहुत कम हो गया। हाँ, पीजीआईएमएस मिल सकता है, जो चंडीगढ़ के लिए सोच रहे हैं उनको मिल सकता है। गुड गुड, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कितने नंबर चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इतने नंबर लाने कैसे हैं। इतने नंबर लाने के लिए कौन सा जादू करना पड़ता है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने पढ़ाई करने के तौर तरीके ठीक करने पड़ते हैं। और बचपन से जो भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसमें हमारा कोई खास पढ़ाई करने का कोई पैटर्न नहीं रहता है। हमारे मन में जब आता है, जो आता है वो पढ़ लेते हैं और हमारे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस बार क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो अगर कोई और पर्सन आपसे अच्छे मार्क्स ला रहा है तो उसको वो सीट मिल सकती है और आप उससे दूर रह सकते हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको सबसे अच्छा करना है और लोगों से बेटर करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्ट्रैटेजी बनाना और किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आज हम इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने कभी सोचा था कि पढ़ाई कैसे करते हैं? इसकी भी कोई इस पढ़ने का भी कोई तरीका होता था?
आपने कभी ये सोचा है क्या? आंसर दीजिए प्लीज, कि पढ़ाई करते कैसे हैं? ऐसा सोचा कभी कि क्या तरीका यूज करना चाहिए? बोलिए सर बोलिए। शेड्यूल बना रखा था सर। यस सर। नहीं, शेड्यूल बना रखा एक बात है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये सोचा आपने? नो सर। मतलब मेथड क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए? कोई काम करने का तरीका होता है ना, तो उस तरह से आपने कभी नहीं सोचा कि कैसे पढ़ना चाहिए? सोचा है, सोचा सर। हाँ, तो आप बता सकते हैं आपने क्या सोचा है, कैसे पढ़ना चाहिए? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। गुड गुड, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और कोई तरीका किसी के पास है? सर हमें बेसिक कंसेप्ट पे स्टिक, हाँ, एक्स्ट्रा हमें नहीं करना बेसिक, चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बेसिक कंसेप्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए। रवनूर कौर बोल रहे हैं कि पहले पढ़ना चाहिए फिर उसको रिवाइज करना चाहिए बार बार। तो रिशिता ने सर बोला स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करना चाहिए। गुड। सर गिव टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स सर। गिव टाइम टू प्रॉपर ऑल टाइम। सब्जेक्ट, बेसिकली गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। यस। यस सर, यस सर। गुड गुड गुड। और कोई तरीका? ओके, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ कुछ बातें आपने बोली हैं वो सही हैं, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो जिनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला तो जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हो ग्राउंड रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि अभी मन नहीं कर रहा, बाद में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, तो ये हमारे माइंड की टेंडेंसी रहती है कि जो मुश्किल काम होता है उसको हम टालते रहते हैं। ऐसा होता है क्या सबके साथ? कोई डिफिकल्ट काम जो लगता है यस उसको सर। यस सर। टालते रहते यस हैं। सर। यस सर। यस सर। और और कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जो काम हमें अच्छा लगता है, जैसे हमें टीवी देखना अच्छा लगता है, कोई सीरियल है, मूवी देखना अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं कि सारा टाइम उधर लगा देते हैं कि ये खत्म होगी तब पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीजें आपको, इन चीजों से आपको बचना है। हेलो, यस सर। चंचल यादव। सर आवाज सब लोग अनम्यूट हो सर गए। इको इको रहा है। सर आपकी आवाज पूछ रही है। सर इको क्रिएट हो रही है। हेलो, सब लोग अपना, सर आप सब लोग अपना माइक, सर आपकी आपको अनम्यूट नहीं करना है। अब आवाज इको हो रही है? नो सर। सर रिपीट हो रही है। अब आवाज इको हो रही है? नो सर, अभी हो रही है।
हेलो, अब आवाज आवाज आ रही है क्या अब? आ रही है सर। Yes, sir. sir. अब Yes, इको नहीं sir. हो रहा ना? Yes, sir. अब नहीं हो रहा, इको प्रॉब्लम थी। अब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब कंटिन्यू Yes, करते sir. हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हमें वो कौन कौन से काम करने हैं जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम वेट करते रहते हैं कि जब सही टाइम होगा तब हम शुरू करेंगे पढ़ना, और वो सही टाइम कभी आता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मेरी आपको एडवाइस है कि आपको करना क्या है कि सही टाइम का इंतजार नहीं करना है, और जब भी आपको जहाँ भी टाइम मिले वहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, रास्ते में आपको लगता है कि एक कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लिए, कुछ फार्मूले लिख लिए छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर पे, और उनको रिवाइज करते हुए जा सकते हो, है ना? या घर पे आप फ्री टाइम में बैठे हो तो उस टाइम पे भी आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। स्कूल बस से जा रहे हो तो बस में ट्रैवल करते टाइम पढ़ सकते हो। ठीक है, रात को आप जल्दी सो गए थे, 2 बजे उठे, आपको लगता है कि अब पढ़ लेना चाहिए तो उठ के पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ने का कोई सही समय नहीं होता है, राइट टाइम नहीं होता है, और जब भी आपको लगे कि आप पढ़ सकते हैं आपको उठ के पढ़ लेना चाहिए बिना कोई आलस किए। ठीक है, और ये भी आपको बहाना नहीं चाहिए कि मूड अच्छा नहीं है या अभी मूड नहीं कर रहा पढ़ने का। ठीक है, या मेरा माइंड अभी ईज पे नहीं है, पीसफुल नहीं है ना? तो इन सब चीज़ों का वेट नहीं करना चाहिए। आप पढ़ना शुरू कर दो, थोड़े टाइम बाद सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इन डिस्ट्रैक्शन से आपको कैसे बचना है हम इसकी बात भी अभी आगे आने वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इस प्रोसेस के थ्रू लेके जाना चाहिए। तो ये कौन सी प्रोसेस है? जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ते हो, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ों को समझ समझ के, कॉन्सेप्ट्स को समझ के ठीक से पढ़ना है, क्लियर करना है। तो ये हो गया आपका पढ़ाई का पहला स्टेज। सेकंड स्टेज है रिटेंशन। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है, ये आपका लर्निंग फेज है। इस फेज में आपको जो भी शूट करता है कि आपको घर पे पहले आपने बुक को पढ़ लिया, फिर बुक को क्लोज कर दिया, फिर आप उसको लिखने की कोशिश करते हो कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या आपके घर में कोई आपसे बड़ा है तो आपने जो भी याद किया है आप उसको सुना सकते हो। ठीक है, आप अपने इंस्टीट्यूट में स्कूल में टीचर को सुना सकते हो। तो ये रिटेंशन के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो इन तरीकों को यूज करके आप प्रैक्टिस करोगे पहले। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग का पार्ट है और प्रैक्टिस का पार्ट है। इसके बाद जब आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर थॉरोली आपने कर लिया है, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया है, फिर आपको उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज बहुत फ्रीक्वेंटली करना है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड प्लान भी हो सकता है कि जो भी आज आपने सीखा है उसको आपको सोने से पहले पढ़ना है। ठीक है, सोने के 2 घंटे पहले वो सारा जो भी आपने दिन भर में आज याद किया है, पढ़ा है, उस सबको एक बार पढ़ के फिर सो जाना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये रिवीजन करना है। और रिवीजन करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम चीजों को भूल जाते हैं थोड़े टाइम में। ठीक है,
तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने ब्रेन की एक हैबिट बनानी होती है कि हम इन चीज़ों को बार बार रिकॉल कर पाए। इसके लिए ब्रेन के अंदर एक ट्रैक बनाना पड़ता है, और वो ट्रैक तब बनता है जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हो। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। और आपको कुछ कुछ टॉपिक लगते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट हैं और मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इनको समझने के लिए आपको तब उठाने ये टॉपिक जब आपका दिमाग सबसे शांत रहता है। ठीक है, नेचुरली वो कब होता है? जब आप सुबह सुबह सो के उठते हो, है ना? तो जो भी चीजें या जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, या कोई चीज आप याद नहीं कर पा रहे हो, बार बार ट्राई कर लिया है, तो उसको सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके दिन के पहले 2 घंटे और दिन के आखिरी 2 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम में आप जो भी पढ़ोगे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और बहुत कम टाइम में याद हो जाएगा। मतलब आप सारे दिन की पढ़ाई एक साइड रख लो, और इन 4 घंटे की जो पढ़ाई है वो एक साइड रख लो। ठीक है, इतना पावरफुल होता है ये टाइम पढ़ाई के लिए। तो आपको इस बात को याद रखना है कि आपको सोने से पहले भी पढ़ते हुए सोना है, और उठने के तुरंत बाद फिर से आपको 2 घंटे बैठ के पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन प्लान। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम चीजें भूल जाते हैं, और हमें याद रखने के लिए एक ट्रैक बनाना पड़ता है, इसलिए इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवीजन प्लान आपका किस तरह से होना चाहिए कि जो चीज आपने आज पढ़ी है, तो उसको मैं फर्स्ट डे बोल रहा हूँ। फर्स्ट डे की जो चीजें हैं, सोने से पहले आपको वो पढ़ लेना है, तो वो आपको सेम डे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेम चीजें 7th डे पे पढ़ना है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसके ऊपर आप एक डेट डाल सकते हो कि आज मैंने 31st को इतना पढ़ा, फिर 7th को हमें ये फिर से रिवाइज करना है, तो रिवीजन डेट उस पर 7th डाल सकते हो। उसके बाद आपको 30th डे पे रिवाइज करना है, तो उस पर आप 7 सितंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी आप करो, जितना भी काम करो, उस पर ऐसे डेट्स डाल दो कि आपकी पहली बार कब पढ़ा था, फर्स्ट टाइम रिवीजन कब करना है, सेकेंड टाइम रिवीजन कब करना है, थर्ड टाइम रिवीजन कब करना है। तो सेकेंड रिवीजन आपका 7th डे को होना चाहिए, और थर्ड रिवीजन और 30th डे को होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको इस हिसाब से करिए कि आप उस पर एक डेट डाल दो कि आपने इस डेट को किया था, और उसके अकॉर्डिंग आप उसका रिवीजन प्लान कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर लास्ट 2 आवर किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई के लिए? फर्स्ट तो हो गया कि दिमाग शांत रहता है ना? अक्षिता पूछ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, आपको कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई भूत वाली मूवी देखी हो और फिर रात को सपने में ही भूत आया हो? ऐसा हुआ है यस क्या? सर। ऐसा हुआ है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो इस फैक्ट का फायदा उठाना है। ठीक है, सोने से पहले आप जो बातें करते हो, या जो पढ़ाई करते हो, या जो मूवी देखते हो, आपके सपने में भी वही आता है। ठीक है, पीछे से बहुत साउंड आ रहा है। हाँ, तो आपको इस चीज का याद रखना है कि हाँ, जो आपके लास्ट 2 आवर्स हैं सोने से पहले, तो सोने से पहले आप जो भी याद करोगे, पढ़ाई करोगे, वो आपके ब्रेन में रात को सोते टाइम प्रोसेस होता है। तो इसलिए अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको आपका ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, फिर आपको इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सोने से पहले के जो 2 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। ओके सर। तो अब प्रॉब्लम है कि हमें रिवाइज क्यों करना चाहिए? ठीक है, वाई शुड बी रिवाइज। तो उसके इतने सारे रीजंस हैं। कौन कौन से रीजंस हैं? ये आप देख पा रहे हो बोर्ड पे। कौन कौन से रीजन है? कि हमारा ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है कि चीजों को भूल जाता है। ओके, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है सर। बुरी बात है सर। बुरी बात है।
सपोज आप क्लास में आए, मैंने आपकी पिटाई कर दी बहुत जोर से, ठीक है, आपको ये बात भूल जानी चाहिए, याद रखनी चाहिए? सब भूल जाने चाहिए। भूल जानी चाहिए। भूल जानी चाहिए, ठीक है। तो भूल जाना अच्छी बात भी नहीं है और बुरी बात भी नहीं है, ये हमारे ब्रेन का काम करने का तरीका है, ठीक है। तो क्योंकि जो बुरी मेमोरीज हैं, सैड मेमोरीज हैं, वो हमारे दिमाग से इरेज हो जानी चाहिए, और जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको हमारे दिमाग में रह जाना चाहिए। तो ब्रेन क्या करता रहता है कि हमारी जो मेमोरी है उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो वो जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। और वो कैसे जाती हैं? जब आप उन चीजों को बहुत मन से करो। तो आप अगर पढ़ाई बहुत मन से करते हो तो बहुत इजीली सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत जबरदस्ती करते हो, ठीक है, कि नहीं लगे हुए हैं, बुक खोल के बैठे हुए हैं, दिमाग में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, इस चीज का कोई फिक्र नहीं है आपको, तो ये इससे आपको बहुत फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम वापस से बात करते हैं कि ब्रेन की ये टेंडेंसी है कि ये चीजों को भूल जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है ब्रेन के बारे में कि जो भी काम हम 21 डेज तक लगातार करते हैं वो ब्रेन को याद रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रोज 6 घंटे पढ़ने का प्लान बना लिया है, उसको 21 डेज तक फॉलो करते हो कंटिन्यूअसली, तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको रोज 6 घंटे पढ़ना है, फिर आपको अपने आप को जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर आप अगर चीजों को बार बार रिवाइज करते रहते हो और ये आपने एक प्रॉपर प्लान बना रखा है कि हर चीज को कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है, तो वो चीजें भी आपको याद रह जाएंगी, आप उसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा। तो हमें रिवाइज इसलिए भी करना है क्योंकि हमें चीजें क्विकली चाहिए। जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, जैसे नीट के एग्जाम में अपियर हो रहे हो, 3 घंटे का आपके पास टाइम है, उसमें आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो एक्यूरेट भी होने चाहिए, करेक्ट भी होने चाहिए, आपको बहुत सारे फार्मूले भी याद होने चाहिए, क्वेश्चंस भी याद होने चाहिए, है ना। तो ये केवल उन 3 घंटे के टाइम में होना चाहिए। तो आप उस चीजों को बहुत तेजी से रिकॉल कर सको, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार आप क्लास में जैसे करते हो कि सर ने बोर्ड पे लिखा लिखा आपने कॉपी कर लिया, सर ने बोर्ड पे लिखा आपने कॉपी कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है ना, आप कुछ नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आपके सर समझा रहे हैं बोर्ड पे तो आपको बैठ के सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद अगर वो कोई क्वेश्चन समझा रहे थे तो आप तो क्वेश्चन भी कॉपी करते हो बैठ के, है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये हुआ कैसे है, मैं अगर इसको ट्राई करूंगा तो कैसे करूंगा, इन सबकी स्ट्रेटेजी आपको प्लान करना चाहिए, ना कि उसे कॉपी करना चाहिए, ठीक है। तो भूल जाने के आपको मैंने बता दिया कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हम पढ़े हमें याद रहे, तो हमें उसके लिए बार बार रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको पहला रिवीजन डे 1 पे करना है, दूसरा 7th डे पे करना है, और तीसरा 30th डे पे करना है। तो इस तरह से आपको 3 सर रिवीजन। हाँ बोलिए। सर ऐसा क्यों सर? और ये साइंटिफिक अप्रोच है। ये किस तरह से है कि मैं आपके एक्सपीरियंस से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। आपने अभी 9th या 10th का एग्जाम दिया होगा ना? यस ये सर। सर। तो यस उसमें कोई पेपर ऐसा भी रहा होगा कि आपने उस साल भर ध्यान नहीं दिया उस पे, लेकिन एग्जाम वाली रात आपने 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया, एंड टू एंड पूरी बुक खत्म कर ली, और पेपर दे के आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए। ऐसा किया क्या? सर, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर पे हुआ था। हाँ, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के साथ जो आपने साल भर नहीं पढ़े, फिर आप एग्जाम के पहले एक दिन पहले बैठ जाते हो और नींद अपनी नहीं लेते हो, और रात भर जाग के पढ़ते हो, अगले दिन पेपर दे के आते हो, पेपर अच्छा हो जाता है। ऐसा करते हो क्या? सर कभी कभी। कभी कभी, है ना। तो अब इसमें कभी कभी में क्या होता है कि जो भी चीज आप आज याद करते हो, आप 24 आवर के अंदर अगर उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो अप टू 90% इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो यस सर।
हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह का है कि एक कोन बना हुआ है, बहुत बड़ा सा कोन है, और इस कोन के अंदर सैंड भरी हुई है। क्या भरी हुई है? सैंड। हाँ, सैंड भरी हुई है। अब आपने इस कोन को फुल भर दिया, सैंड धीरे धीरे यहाँ से निकल रही है, तो 24 आवर में ये सैंड करीब करीब 10% निकल जाती है, मतलब इसके अंदर 90% बचा है और इसमें से 10% गायब हो गया। फिर जब तक 7th डे आता है तो ये पूरा खाली हो जाता है, इसमें केवल 10% बचता है और 90% खाली हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो जो भी आपने ब्रेन में यस सर। स्टोर किया है, तो एक वीक के अंदर ऐसा होता है कि 90% आप भूल जाते हो, केवल 10% याद रहता है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड रिवीजन 7th डे को कर लोगे तो एक कोन आपका फिर से भर गया, है ना? और ये आपका सेकंड रिवीजन है। क्या है? सेकंड रिवीजन। तो सेकंड रिवीजन से, क्योंकि रिवीजन 2 बार हो चुका है, तो चीजें थोड़ी सी परमानेंट हो जाती हैं। अब एक कोन आपका अगले मतलब 25 डेज, 24 to 25 डेज तक खाली नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन 30th डे आते आते फिर से ये पूरा खाली होने की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो आपको इस कोन को फिर से फिल कर देना है 30th डे पे। तो फिर आपका ये थर्ड रिवीजन हो गया, तो चीजें आपकी और परमानेंट हो जाती हैं। तो आपकी बारी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चली जाती हैं, फिर आपको याद रहता है। तो ये जो रिवीजन करने का जो मेथड है, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। आपको इस तरह से रिवीजन करना है। समझ गए आप? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया, है ना? तो इसमें यस कोई सर। कोई भी आर्टिफिशियल कोई कंडीशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अगला स्क्रीन आप देख पा रहे हो, मोर सेंसेस मोर लर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लिख के, देख के, सुन के और पढ़ के, बता के, डिस्कस करके, इतने सारे तरीके से आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो जितने ज्यादा तरीके यूज करोगे, आपको चीजें उतने आसानी से आएंगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अक्षता ने लिखा है कि एट प्रेजेंट वर्क इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड हाउ शुड बी मैनेज। ठीक है, तो वर्क इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप उसको स्मार्टली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो? क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका इनएफिशिएंट है। आप उसे, आप क्या कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, है ना? और पूरा टाइम आप नोट्स बनाने में लगा देते हो, क्लास में समझते कुछ नहीं हो। ठीक है, और एक ही सब्जेक्ट के आपके पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, नोट्स होते हैं, एनसीईआरटी बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है, फिर आपके जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो वाले नोट्स भी होते हैं, और इंस्टीट्यूट का प्रिंटेड मटेरियल होता है। तो इन सारे सोर्सेस में सेम चीज रिपीट होती है, और आप उसको अलग अलग जगह से पढ़ते रहते हो, दिमाग को कंफ्यूज करके रखते हो कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक बेस्ट बुक आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो सारे कोर्स को थॉरोली कवर करती है, और उस बुक को हमें अच्छे से मास्टर करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका काम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके सर। और दिव्या ने पूछा है कि जो ये सेंस मैंने बताए हैं सर उनमें सब, दिया। दिया सॉरी, हाँ, दिया ने पूछा है कि कौन सा सेंस सबसे पावरफुल है। तो सबसे पावरफुल है विजुअल सेंस। ठीक है, देख के सीखना। ये पीछे से ओके जो कोई सर। भी चला रहा है, म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। ठीक है, हाँ, तो विजुअल सेंस सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसके बारे में मैं एक बात और बताऊंगा कि विजुअल सेंस की वजह से हमारे पास एक फ्लैश मेमोरी रहती है। ठीक है, बट सर केस हम ऑफ, किसी के साथ एजुकेशन शेयर करके भी तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ना। कैसे कैसे, एक बार फिर से रिपीट करिए। सर किसी को मतलब बता के समझा के एजुकेशन शेयर करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। मैंने उसको डिस्कशन बोला है उसमें, स्लाइड में जो 3 लोग बैठे हुए थे उसमें, तो वो डिस्कशन यस सर। मैंने बोला है। तो डिस्कस करने से सबसे अच्छे तरीके से सीखते हो। ठीक है,
लेकिन खुद से सीखने में फ्लैश मेमोरी मतलब देख के सीखना ज्यादा पावरफुल होता है। और दूसरा तरीका है कि आप दूसरों को समझा के सीखते हो, क्योंकि उस टाइम आप अपने ब्रेन को पे आप प्रेशर डालते हो कि ये चीज कैसे बतानी है, इसमें और क्या होता है। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, फिर आपको लगता है कि यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, फिर आप उस चीज के बारे में सोचते हो। तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि आप दूसरे को समझा के भी सीख सकते हो। और इनफैक्ट आपको ये करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, क्लास में एक वीक बच्चा ढूंढो और उसको बैठ के पढ़ाओ। जो भी आपने सीखा उसको बोलो इधर आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, ठीक है। और उसको बैठ के पढ़ाओ तो वो भी सीख लेगा और आप भी सीख लोगे, ठीक है। ये भी ओके बहुत सर। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसको यूज करना चाहिए। यस सर। फ्लैश मेमोरी का मैं आपको बोल रहा था कि देख के आप कैसे सीखते हो, कि इसको भी आपको यूज करना चाहिए। तो जो बुक आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, इसके हर एक पेज को आप कुछ सेकंड के लिए ऐसे स्कैन करो, फ्लिप करो, तो आपको उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको इमीडिएटली रिकॉल हो जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो, ठीक है, और फिर जब आप मार्केट से वापस लौट के आते हो तो जो चीजें आपने नोटिस नहीं करी होती हैं, अगर उसके बारे में कोई सवाल पूछता है कि बताओ मोची की शॉप किधर थी, तो आपको याद रहता है ना? यस सर। याद रहता है ना? हाँ, तो इसी तरह हमारी फ्लैश मेमोरी होती है कि जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, अगर हम उन पेजेस को जस्ट एक बार देख लेते हैं सुबह उठ के, तो वो चीजें हमें याद रह जाती है, हमें पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। हम्म। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, एक मिथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये सुना है क्या आपने? यस सर। क्या बोलते हैं लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए? इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? और तो सही कि मेडिकल सबसे मुश्किल है। हाँ, सबसे मुश्किल है। पूरा और पूरा दिन पढ़ना होता है। 24 घंटे पढ़ने होते हैं ना, यस सर। खाना पीना। यस सर। ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। सच ये है जो मैं बोल रहा हूँ, टफ नहीं है, टफ नहीं है, बट इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मतलब है कि आपको हर रोज पढ़ना है। चाहे आप जो भी आपने अपने लिए टाइम फिक्स करा है कि 5 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, 6 घंटे करनी है, तो वो हर रोज करनी है, ठीक है। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हो कि आप स्कूल को फिर इंस्टीट्यूट के आवर्स को काउंट कर लेते हो कि मैं 8 घंटे स्कूल में था और 4 घंटे मैं कोचिंग गया था, तो 12 घंटे ये हो गए, 2 घंटे पढ़ लिया, तो मेरे 14 घंटे हो गए, ठीक है। इस तरह यस से सर। बिल्कुल काउंट नहीं करना है। आपको केवल वही काउंट करना है जो आपकी सेल्फ स्टडी है। आपने घर में बैठ के 2 घंटे पढ़ा तो आपके सेल्फ स्टडी के 2 घंटे हुए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो टाइम सेल्फ स्टडी में स्पेंड करते हो वही एग्जाम में काम आने वाला है, बाकी और कुछ काम नहीं आता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप क्या करते हो कि चीजों को याद करते हो, अपने ब्रेन को चलाते हो बैठ के, ठीक है। तो आपको वही चीजें इम्प्लीमेंट आपको क्लास में भी करनी है, स्कूल में भी करनी है, कि हमें ब्रेन को चलाना है, ना कि हमें टाइपिस्ट बन के छापना है, ये नहीं करना है, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर अगली बात हम नीट के बारे में करेंगे। नीट एग्जाम आने से आपको बहुत फायदा हो गया। दिया इज सेइंग नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर, ओके। हाँ, जो भी चीजें मिस हो गई मैं दोबारा बता दूंगा, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, ओके। तो ओके सर। नीट एग्जाम से आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। सिंगल एग्जाम होता है और इस एग्जाम में 50% रोल बायोलॉजी का होता है, और आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छे से बनी हुई हो और आपने उस पर काम भी किया हो, ठीक है। और
इसमें सक्सेस पाने के लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी में आपको बता दूं 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं, उसके बाहर से नहीं आते हैं। और इस बुक को अच्छे से पढ़ने में 4 महीने लगते हैं, दोनों 11th और 12th की दोनों बुक को, ठीक है। और आपने उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया, इसके बाद उसको 10-15 बार रिवाइज कर लिया, तो आपके 360 में से 350 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि 2 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए, 1-2 गलत भी हो गया, तब भी आपके 340-350 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ये आप लोगों ने ही बताया कि कितने मार्क्स चाहिए अच्छा कॉलेज के लिए, 650 प्लस चाहिए, है ना। तो अगर आप 340 सपोज कर लिया बायो में आ गए, है ना, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने मार्क्स चाहिए, 140 या 130 तो इतने मार्क्स लाने से आपके 650 के आसपास आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से सारा आता है वही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि साइंस की जितनी भी बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री की हो चाहे बायो की हो, वो बहुत ही साइंटिफिक बुक है, और मैं बोलता हूँ कि ये दुनिया की बेस्ट साइंस बुक्स है, ठीक है। आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो, ठीक है, हर एक टॉपिक पे, फिजिक्स पे रजनीक हॉलिडे, एस.सी. वर्मा, जो मर्जी पढ़ लो, उसके बाद वापस से आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो चीजें उन्होंने 4 पेज में समझाई होती हैं, वो यहाँ पे एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको भटकना नहीं है, आपको पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स को मास्टर करना है, इसके बाद आपको किसी और बुक पे जाना है, ठीक है। और फिजिक्स में आप रेफरेंस बुक यूज कर लो, ठीक है। फिजिक्स में आप रेफरेंस बुक यूज कर लो अगर आपको नहीं समझ में आती है। केमिस्ट्री और बायो में तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और बायो में तो 20 बार आपको रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप इस बुक को पढ़ते हो, हर बार कुछ ना कुछ नया एंगल सोचने का मिलता है, नई चीज मिलती है समझने को। और जो भी इसमें सेंटेंस लिखे होते हैं वो फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अगर आप उसके आगे पीछे दाएं बाएं भी सोचो, उसमें जो इंग्लिश यूज होती है उसके बारे में भी सोचो, तो उससे भी आपको एक नए तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो इतने प्रिसाइज तरीके से ये एनसीईआरटी लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, या आप नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपको इसकी इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, या आपको लगता है कि इसको पढ़ना ट्रिकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका तरीका ये है कि आपको एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आप 2 पेज पढ़ लो, 2 घंटे लगाओ उन 2 पेज को पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ आया। और चंचल ने पूछा है कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर बेटर रिजल्ट, और ये भी पूछा है कि सर विल यू टीच अस जियोलॉजी। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो फिजिक्स पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ कि यस आई विल टीच यू जियोलॉजी। और इसके अलावा पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी आपको दिक्कत है मैं वो सारी हैंडल करूंगा, नॉट ओनली जियोलॉजी। और कुछ कुछ टॉपिक में आपको फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है या इकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा, जो कि जियोलॉजी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरा एम ये रहेगा कि आपको नीट में 340 मार्क्स के आसपास दिलाने की कोशिश करूं, ठीक है। चाहे वो मुझे केवल जियोलॉजी पढ़ा के या पूरी बुक पढ़ा के या जैसे भी आए, मैं वो आपके लिए करूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना है कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या तरीका है। तो इसको आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है एक दिन में, चाहे आपसे 2 ही पेज कवर हो, 2 ही करो, पूरा चैप्टर मत करो। फिर उसको दोबारा से पढ़ो, कई बार पढ़ो। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से पूछो, मेरे से पूछो, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। और फिर उस सेंटेंस के बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम करो। और या फिर एनसीईआरटी बेस्ड कुछ बुक्स होती हैं एमसीक्यू की, शायद आपको पता भी होगा। एक डॉक्टर अली बुक के बारे में पता है क्या आपको?
एक बुक आती है, उसका नाम है डॉक्टर अली, सुना है आपने? नो सर। नहीं सुना है। और एक एमटीजी की बुक आती है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ये सुना है? यस सर। यस सर। तो इन दो में से कोई एक बुक को चूज कर लो, या फिर दोनों ही ले लो, है ना, और इससे प्रैक्टिस करो। आपकी एनसीईआरटी बायो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे और इससे प्रैक्टिस करो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम आपको ये भी करना है कि पिछले 10 साल के जो आपके नीट के पेपर्स हैं उनको एक बार देखना है। ठीक है। और उनको कैसे देखना है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो उनमें से कौन सा क्वेश्चन किस लेसन से आया है, कौन से पेज नंबर पे उसका आंसर है, कौन से पैराग्राफ में है, कौन से लाइन में है, मैंने इसका एक तरह से एनालिसिस शीट एक बना रखी है। ठीक है। पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ बना रखी है, और वो पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो आपको उसको फॉलो करके समझना है कि कौन से ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे। ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, 99% क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ये भी है कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए और आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाए। ठीक है। अब कुछ जनरल बातें हैं कि इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पढ़ते हो, है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हो, किस तरह से यूज करते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आपको राइटिंग का पार्ट बहुत कम रखना है, स्मार्ट लर्निंग करनी है, और एक्सरसाइज सॉल्व करने पे, ब्रेन को चलाने पे ज्यादा आपको जोर देना है। ठीक है। अच्छा, आपने अपने आसपास किसी सीनियर को, किसी भाई बहन को या रिलेटिव को देखा होगा, आपको लगता है यार 10th में तो इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, नीट में तो इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। Yes, आपको sir. आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा उनके सिलेक्शन ना होने का? आपके पास कोई आंसर है क्यों नहीं हुआ होगा? कोई सर आंसर? मे बी उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि 10th में आगे तो नीट में भी आ जाएगा। हाँ, मतलब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, और जैसे ही उनका नीट एग्जाम या आईआईटी एग्जाम आता है तो इसमें कई बार वो अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है। तो उसका रीजन है कि सर प्रेशर की वजह से। हाँ, प्रेशर की वजह से, या फिर ऐसा बोलो कि गलत गाइडेंस की वजह से, उन्हें पता नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। और कई बार तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, तब भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होता है। तो उसमें उसका रीजन है कि उनके पढ़ने के तरीके अच्छे नहीं होते हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये बहुत बुरी बात है कि आप इंटेलिजेंट होने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसे ही आप 10th से 11th में आते हो, ठीक है, तो आपको साइंस थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है। फिर आपको लगता है कि हर एक चीज के पीछे पढ़ो। मतलब जैसे अगर मैंने कोई सिलेबस वाली बात बताई जो सिलेबस में है आपके, और उसमें दो चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दी, फिर आपको उन दो चीजों पे भी क्वेश्चन चाहिए कि सर ये कैसे है, मैंने उसके भी आंसर दे दिए, फिर उसके आगे भी आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको चाहिए कि सर ये कैसे है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस स्टेज पे हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे एग्जाम में क्या आना है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है।
हमें रिसर्च नहीं करनी है, और बहुत सारे बच्चे इस रिसर्च में खो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो रिसर्च हमें करनी है वो नीट क्वालिफाई करने के बाद करनी है, उसके पहले नहीं करनी है। ये कौन है? ये कौन है? ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना माइक क्यों नहीं ऑफ रखते हैं? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस स्टेज पे हमारे अंदर एक इनफाइनाइट हंगर रहता है चीजों को सीखने के लिए, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम हर चीज का जवाब चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमें इससे बचना है। आपको इस स्टेज पे किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, इसके बाद आप जो मर्जी करो, या फिर जब आपका एग्जाम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एनसीईआरटी बायो के लिए अच्छे से करनी है, और आपने 4 महीने में एनसीईआरटी बायो खत्म कर ली दोनों 11th-12th। ठीक है, और आप अगर फुल लेंथ, आपको मैं एक नीट लेवल का पेपर दे रहा हूँ, आपके फुल मार्क्स आ जा रहे हैं, इसके बाद आप फ्री हो, आप जो मर्जी पढ़ लो, क्योंकि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा सर पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा सर पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा। हाँ बोलो बोलो। सर 4 महीने में दोनों सब्जेक्ट की बायो पूरी हो जाएगी सर? अभी नहीं होगी, लेकिन जब आप 12th में पहुंचने वाले होगे तब हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे जो पुराने बच्चे हैं जो 2021 में नीट देंगे, मतलब 1 साल बाद। ठीक है, यस सर। तो उनकी 11th-12th दोनों पूरी हो चुकी है अभी। अगर वो 2020 का नीट भी दे दें तब भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके। समझ रहे हो? तो ये स्पीड आपकी बढ़ेगी। जैसे अभी तो आपको 11th की बुक खत्म करने में 4-5 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद आप थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो जब तक आपके 12th के जब आप 11th से 12th में पहुंचोगे ना अगले साल, तब तक आपका बायो का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो 12th में आपके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस बचेगी कि हमें, ओके सर। हाँ, क्वेश्चन पेपर करने हैं, एमसीक्यू तो सॉल्व कब करना है, तक यही पूरा हो बचेगा। जाएगा? कब क्या तक कह रहे पूरा हो? हो जाएगा? कब तक पूरा हो जाएगा सिलेबस? मतलब अगले जून तक। सर 12th का भी? 12th का भी, हाँ। सर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? मैं हूं ना, जादू करूंगा। सर ठीक, सिर्फ बायो का कि केमिस्ट्री फिजिक्स का भी? मैं बायो का बोल रहा हूँ, बाकी आपके रिस्पेक्टिव सर बताएंगे। ठीक है, मैं अपने सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बायो का। ठीक है, और अगर बाकी सबका भी अगर ऐसा हो जाए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा नीट का। ठीक है, यस सर। ओके सर। हाँ। यस सर। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है और सिलेबस फिक्स है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और सिलेबस फिक्स्ड है, तो इस हिसाब से हमें काम करना है, हमें उस लिमिटेड सिलेबस का मास्टर बनना है। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमें क्या करना है कि हमें सिलेबस को रिस्पेक्ट देनी है, हमें अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि हमें कितना करना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, पढ़ना और छोड़ना दोनों बराबर बराबर का इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, कि कितना छोड़ना है कितना पढ़ना है। तुम्हारी हाईएस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें नीट में अच्छी रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और तुम्हें हर वो काम करना है जिससे ये आपकी रैंक अच्छी हो सकती है। ठीक है, दूसरा, आपने ये देखा होगा, आप लोगों के पास स्मार्टफोन होगा। ठीक है, सपोज आपके फोन की मेमोरी 16 GB यस है, सर। सपोज आपके फोन की मेमोरी 16 GB है और आपने 15.99 GB डेटा भर दिया, तो आपका फोन का क्या हाल होता है? हैंग सर, हैंग होने लग जाता है।
हैंग होने लगता है ना। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन का है, हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। और ऑल्दो हमारे ब्रेन की जो मेमोरी है वो करीब हम बोलते हैं कि 1000 TB है, 1000 टेराबाइट है, ठीक है। लेकिन हम इसको पूरा यूज नहीं कर पाते हैं कभी भी, उसका बहुत छोटा सा पार्ट ही यूज कर पाते हैं। तो अगर हम उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे तो वो भी हैंग हो जाएगा, डेटा जल्दी से रिकॉल नहीं होगा। तो हमें वही डेटा स्टोर करना है जो हमारे नीट में काम आने वाला है, हमें फालतू का कचरा ब्रेन में नहीं भरना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें अपने ब्रेन को फिल्टर फीडिंग करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फालतू की चीजें नहीं करनी है। तो ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जितना कम स्टोर करोगे आप उतने तेजी से आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे। अगर आपकी फोन की मेमोरी 16 GB है और डेटा उसमें 4 GB है तो अपना फोन बहुत अच्छे से चलता है ना, ठीक है। तो नीट एग्जाम के लिए भी 4 GB डेटा ही स्टोर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो इसीलिए ये इस बात का ध्यान रखो कि वो 4 GB डेटा कौन सा है जो हमें स्टोर करना है, दैट्स इट, ठीक है। यस सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सबसे अच्छा मौका है डॉक्टर बनने का। एक सिंगल एग्जाम होता है, पहले तो आज से 4 साल पहले तो बहुत सारे एग्जाम होते थे, ठीक है। तो अब सिंगल एग्जाम होता है, इधर उधर भटकना नहीं है। उसी एग्जाम से आपको एम्स भी मिल सकता है, जिपमर भी मिल सकता है, AFMC भी मिल सकता है। तो सर इसीलिए इससे हाँ बोलो। तो इससे हमारे चांसेस तो कम हो गए ना पर। नहीं, ये इसका नुकसान चांसेस है। ज्यादा हो गए, सर चांसेस। जैसे पहले ज्यादा एग्जाम्स थे तो मतलब एक में नहीं हुआ तो दूसरे का थोड़ा होप था, बट या एक्सपीरियंस भी हो गया थोड़ा, बट अब एक ही है, सारा एक में ही है। नहीं, यस इससे एक फायदा हुआ है, जैसे अलग अलग एग्जाम की डिमांड अलग अलग थी उस टाइम पे। जैसे जो BHU का एग्जाम होता था तो उसमें बॉटनी पार्ट बहुत डीप पूछते थे, ठीक है। और जो जिपमर का एग्जाम होता है उसमें उसमें वो इंग्लिश पूछते थे, उसमें 25% इंग्लिश का पार्ट था। और एक वारधा का एग्जाम होता था तो उसमें एक गांधी जी की एक छोटी बुक आती है, तो गांधीयन थॉट्स बोलते हैं, तो उस बुक का कुछ 20% वेटेज या जो भी रहता था। एम्स के पेपर में GK रहता था 20%, ठीक है। तो अलग अलग पेपर में अलग अलग डिमांड थी, तो इसीलिए आप भटक जाते थे कि यार इसके लिए ये पढ़ना है, सर इसके लिए वो पढ़ना है। हाँ सर अभी तो बस ये 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं बस। अब तो 3 पढ़ने हैं बस, फिजिक्स केमिस्ट्री यस सर। बायोलॉजी, बस और कुछ पढ़ना ही नहीं है। यस, फायदा हुआ सर फिर तो। हाँ तो फायदा हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ सीट भी बढ़ गए हैं, सिलेबस आपका लिमिटेड है, बायो का 50% वेटेज है। तो इसका भी नुकसान था, जैसे जिपमर में बायो का वेटेज उतना ही था जितना मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का था। एम्स में भी एम्स में क्या था, 30% बायो, 30% फिजिक्स, 30% केमिस्ट्री और 20% जी, सॉरी वो 10% बचा, तो 10% GK, 20 क्वेश्चंस आते थे उसमें 200 में से, ठीक है। तो उसमें से आप देख रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बराबर वेटेज है, 10% GK है, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और अब क्या है आपके पास, 50% बायो है और बायो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। और बायो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो 50% तो काम वैसे ही आपका खत्म हो गया ना। ओके सर। यस सर। यस सर। सर आप बॉटनी जूलॉजी दोनों यस पढ़ाओगे? मैं इसको ऐसे नहीं बांटता हूँ, ऑल्दो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर रखा होता है कि जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, मैं इसको नहीं बांटता हूँ ऐसे, ठीक है। और मैं मेनली यहाँ पे जूलॉजी पार्ट ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको NCERT बुक पूरी कवर करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना है। हाँ, अब ये जो NCERT बुक है वो बेटर क्यों है इसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें मोस्ट एक्यूरेट डिटेल होता है किसी भी टॉपिक का। और दूसरी बात, अगर पेपर में कोई डिस्प्यूट होता है किसी क्वेश्चन को लेके, डेटा को लेके, तो NCERT फाइनल अथॉरिटी होता है कि बुक में जो लिखा है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और
पूरे कंट्री के जो भी बायोलॉजी के फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों ने इस बुक को लिखा है। अगर आप ये देखना चाहते हो किसने लिखा है तो आपके बुक के जो फर्स्ट 2-3 पेजेस हैं उनमें उनके नाम लिखे होते हैं, उनके डिजिग्नेशन लिखे होते हैं। देखा आपने कभी उसको खोल के? यस सर। हाँ, तो एक लंबी लिस्ट होती है ना उसमें, अलग अलग प्रोफेसर, HOD, ये वो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और जबकि आप ये जो दिनेश सुरेश महेश होता है ना, उसमें केवल एक ऑथर होता है या 2 ऑथर होते हैं, और उसमें भी 20 गलतियां होती हैं। देखा क्या? यस सर। हाँ, तो Yes, इसीलिए मोस्ट ऑथेंटिक बुक है। आपको NCERT को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 99% क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं? NCERT से, बायो में। ये मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, ठीक है? कई लोग एक्स्ट्रा नॉलेज शो ऑफ करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ा देते हैं एग्जाम से, उसका कोई लेना देना नहीं होता है ना? तो इनसे भी आपको बचना है। और एक ये भी रहता है कि जब आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आते हो ना, तो आपको कुछ होप होती है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और इसके चक्कर में कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स को आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है और उससे आसान होता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कोचिंग में आके पढ़ रहे हो या खुद भी पढ़ रहे हो, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? समझ आया? यस सर। yes sir. तो मेरा आपके लिए क्या प्लान है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बात तो अभी आपको, ये पेपर जो PDF है आपको अभी मिली है या मैं भेजूं अभी? भेज दो सर। भेज दूं? सर अच्छा, नहीं भेज मिली। दो सर। भेज दो मिली सर। मैं आपको क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। क्लास ओके खत्म, सर। ठीक है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको एक नीट के लिए वेल टेस्टेड प्लान चाहिए। वो मैं आपको दूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है, कितना करना है। दूसरा, आपको स्मार्ट टेक्निक्स सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिवली आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका टाइम बच सकता है और आप बेटर कर सकते हो, ठीक है? क्वालिटी स्टडी से मेरा मतलब है कि अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, फोन पे या इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आउटपुट दे पाओगे, ठीक है? मोटिवेशन की मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है? आपको मतलब कब रियलाइज हुआ कि आपको डॉक्टर बनना है? मतलब घर वालों ने धक्का दिया कि नहीं तू डॉक्टर बन जा, या कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में? तो आप आंसर दे सकते हैं मैसेज करके या बोल के, जैसे भी हो। फैमिली में सभी डॉक्टर है सर। तुम्हारे घर में सब कोई डॉक्टर है? यस सर। गुड गुड गुड। तो इसीलिए आपको लगा फैमिली बिजनेस है, कर लेते हैं, है ना? नेक्स्ट, और बताओ। ऋषिता को लगता है कि पेरेंट हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं। ऋषिता को लगता है कि पेरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसलिए हमें डॉक्टर बन जाना चाहिए, ठीक है? और इनका नाम नहीं पता लग रहा है मुझे, कुछ ऐसे 17K0 पता नहीं क्या लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? अच्छा, केशव को 5वीं क्लास से पता लग गया था कि डॉक्टर बनना कितना नोबल प्रोफेशन है, इसलिए इन्होंने डॉक्टर बनने का सोच लिया था। उर्वशी के पापा का सपना था, उसको पूरा करना है, ठीक है? अक्षता को डॉक्टर लगाना नाम के आगे बहुत प्रेस्टिजियस लगता है, ठीक है? रबीना को बायोलॉजी अच्छी लगती है। दिव्या को डॉग अच्छे लगते हैं इसलिए, दिया को डॉग अच्छे लगते हैं इसलिए अच्छा, डॉग्स को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? रबनूर को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है? दिव्या के दादाजी का ड्रीम था, गुड गुड। हाँ,
तो मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने वही बातें लिखी हैं जो आपने बोली हैं। देखो, हम इस पहले वाले पे बाद में आएंगे। पहले जो आपने बोली है, पेरेंट्स हार्ड वर्क, ठीक है, अचीवर्स यू एडमायर, ठीक है। बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, ठीक है। तो फियर टू फेल, ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन होता है और मेरे ख्याल से इससे भी आपको सीखना चाहिए। सचिन को डॉक्टर बनना है क्योंकि बायो में इंटरेस्ट है और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। हाँ, मैंने ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गुड। चंचल को और उनकी बहन को डॉक्टर बनना है, उनके फादर ऐसा चाहते हैं, गुड। गुन कह रही इट इज माई फादर्स ड्रीम, ठीक है। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि आपका खुद का ड्रीम नहीं है, ये किसी ने नहीं बोला, कि ये बहुत कम लोगों ने बोला है कि मेरा खुद का मन है, ठीक है। सर खुद का भी है पर ज्यादा पेरेंट्स का है सर। ज्यादा पेरेंट्स नहीं, ज्यादा आपका भी होना चाहिए। अगर देखो आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि आपको इस प्रोफेशन में जाना है, ठीक है, तो अपना 100% देना है उसमें, फिर आगे पीछे नहीं कि पेरेंट ने ऐसा बोला। अल्टीमेटली ठीक है सर। पेरेंट का थॉट था या आपका था, आपने डिसीजन तो ले लिया है ना कि आपने ये करना है काम, है ना। यस सर। तो बस अब अपना भी 100% मन बना लो कि हमें ये काम करना है, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो सपोज 680 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 680 मार्क्स चाहिए आपको। और अगर इसमें से एक कम आ जाए तो चलेगा क्या? नो सर। नो सर। नो ना, 679 ही तो है, 1 मार्क्स का डिफरेंस है, नहीं चलेगा ना? नो सर। हाँ, तो यही फियर ऑफ फेलियर है। अगर आपने सोचा कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए और उसका जो लास्ट कट ऑफ था उससे आपका 0.5 नंबर भी कम हो जाता है ना, तो वो आपका फेलियर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ये टारगेट बना के रखना है पूरे साल कि मुझे इतने नंबर लाने ही लाने हैं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और वो आप कैसे इंश्योर करोगे? वो करोगे अपने टेस्ट से। जो यहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं उनमें आप उतना ही अच्छा करते रहोगे तो आपको एग्जाम में भी आप सेम मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। यस सर। दूसरा है डिजायर टू सर्व बेटर और लिव बेटर, तो ये भी एक मोटिवेशन होता है लोगों का। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं, है ना, या आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप एक बेटर डॉक्टर बन के अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो, तो ये भी आपका मोटिवेशन हो सकता है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी, टाइमली नहीं मिला, तो आप उससे भी मोटिवेटेड हो सकते हो, है ना। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके मोटिवेशन के। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बन के बहुत पैसे कमाएंगे, सोच रहे हो क्या? नो सर। नहीं सोच रहे तो अच्छी बात है। नो सर। हाँ जी, मैंने भी लिखा है बैड आइडिया, ठीक है। आप अपने काम में एक्सीलेंट करो, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है कि आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो, है ना, इसमें कुछ नया चेंज लाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैंसर का क्योर डिस्कवर करना चाहते हो, या आपको मेडिसिन में या मेडिकल प्रोफेशन में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है ना, तो ये सारे रीजन भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रीजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एक रीजन ढूंढना पड़ेगा और आपको उस रीजन के साथ स्टिक करना होगा कि आपको ये क्यों करना है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। किसी ने मेरे से पूछा है कि सर व्हाई डिडंट यू चूज टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूँ। मैंने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया है, वो बात अलग है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये काम काफी बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। अगर आप
गूगल पे सर्च करोगे क्वार्क एजुकेशन, तो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मेरी खुद की कंपनी है जिसका मैं ओनर हूँ। तो हम इसमें नीट यूजी और नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए कुछ कोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो जब आप अभी आप विज्ञान धारा में पढ़ रहे हो, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, फिर आप पीजी के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे, एग्जाम में अपियर होगे, तो आप मेरे पोर्टल पे पढ़ाई कर पाओगे उसके लिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, प्रोफेशन नहीं चेंज किया है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है। पुष्पा ने पूछा है कि पुष्पिंदल ठीक है, कि आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, इट इज माय फादर्स ड्रीम, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर के लिए तो आपको पता ही है कि आप किसी भी कोर्स, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोर्स से हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अपियर हो सकते हो। गुड गुड, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, यू कैन अपियर फॉर दैट, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं नीट के बारे में। तो नीट एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो स्ट्रेटजी चूज करनी है। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि 50% वेटेज किसका है, बायो का है, ठीक है। और अगर आप इससे अच्छा करोगे, इसमें अच्छा करोगे, तो इजीली आप 340 मार्क्स तक ला सकते हो। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में एवरेज हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सीलेंट हैं तो आप एक टॉपर भी बन सकते हो, अगर आप बायो में 350 तक मार्क ले आ रहे हो तो, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, चाहे वो एवरेज भी हो, उसके भी 600 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और इससे अगर अच्छे आ जाते हैं तो आपका रैंक और कॉलेज भी डिसाइड करेगा, ठीक है। अगली बात है कि मैं आपको बोलता हूँ कि एक शार्प नेल बनिए, है ना। शार्प नेल क्यों? क्योंकि जो शार्प नेल होता है वो बहुत फोकस होता है। जैसे मान लो अगर इस पेन को मैं एक नेल समझ लूं और इसका पॉइंटेड एंड से इसको दीवार में अगर हथौड़ा मार के इसको फिक्स करने की कोशिश करूं तो ये इजीली दीवार में फिक्स हो सकता है। लेकिन अगर ब्लंट एंड से कोशिश करूं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये नेल दीवार के अंदर नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो सेम हमें अपने ब्रेन के लिए करना है। क्या करना है कि हमें अपने ब्रेन को एक पॉइंट पे फोकस करना है, और वो पॉइंट आपकी नीट प्रिपरेशन है। बाकी सारी चीजों से अपने आप को विड्रॉ करना है, हटाना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है जिनसे आपको दूर रहना है। आपको फोन नहीं यूज करना, सोशल साइट्स यूज नहीं करने, रोज 6 घंटे पढ़ना है, काम और फोकस रहना है, फालतू की बातों में नहीं उलझना है, और पढ़ाई हर रोज करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लाना है, ठीक है। तो ये इतने काम अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 2019 पेपर का एनालिसिस है। इस पेपर के अंदर सारा का सारा एनसीईआरटी आया हुआ है। इसमें से 74% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, 25% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से नहीं है, मतलब सॉरी एनसीईआरटी से हैं लेकिन थोड़े से ट्विस्टेड हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, ट्विस्टेड हैं, ठीक है। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के यूज हुए हैं बट दे आर लिटिल बिट ट्विस्टेड। 1% क्वेश्चन ऐसा है जो जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको आप एनसीईआरटी से बाहर बोल सकते हो कि ये एनसीईआरटी से बाहर आया, तो वो 1% क्वेश्चन है 90 में से 1 क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने कि ये जो पेपर है आपका, ये 2019 का नीट का पेपर है। तो इसमें जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक सारे पेपर्स का, सारे क्वेश्चंस का डिटेल है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, इसका आंसर कौन से पेज पे है, कौन से टॉपिक से है, और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से है या मॉडिफाइड है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 2018 का पेपर एनालिसिस है। तो 2018 में आप देख पा रहे हो कि इसमें ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर से है,
कौन सी बुक है वो 11th है या 12th है, कौन से पेज पर है, कौन से पैराग्राफ से है, किस लाइन से है और कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये वाला पीडीएफ मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ और इसके साथ साथ नीट पेपर भी शेयर करने वाला हूँ, जिसको आपको सॉल्व करके या एक बार बुक खोल के देख लेना है कि जो मैंने बोला है वो करेक्ट है या नहीं है। यस, Okay, sir. ठीक है। तो ये पूरे 90 क्वेश्चन का है, 2018 का पेपर है ये। ठीक है, मैं एज एन एजुकेटर न्यूज़ में भी था, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है यहाँ पे जो आप देख पा रहे होगे। और ये मेरी स्टूडेंट है, ये आपके PGIMS रोहतक में पढ़ती है अभी। और ये कुछ और भी इमिनेंट लोग हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोला था कि शुड लो विजन स्टूडेंट बी अलाउड टू परस्यू MBBS। ठीक है, तो ये इनका टॉपिक था। तो अब मैं आपको फाइनल सक्सेस मंत्र बताने वाला हूँ कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको टारगेट फिक्स करना है। ठीक है, टारगेट फिक्स करना है। अपना अपना टारगेट बताओ जल्दी से, जो आपने बताया था कि एम्स जाना है या कौन सी रैंक लानी है या कितने मार्क्स लाने हैं, जल्दी से इनबॉक्स में लिखिए। अपना टारगेट कॉलेज और रैंक या मार्क्स जल्दी से। रवनूर ने 650 अबव, रबीना 710 मार्क्स, ऋषिता 650 प्लस, अक्षता 700, खुशी जस्ट MBBS, पुष्पा 700 अबव, दिव्या 650, सचिन 690, संभव 680, चंचल 670, गुण 650, रवीना मेहता को क्या चाहिए, कॉलेज मिल जाए है ना, सरयू रेपुटेड वेटनरी यूनिवर्सिटी चाहिए, गुड गुड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है। ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। इसके बाद आपको ये फिक्स करना है कि इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो वो आपको सोचना है। ठीक है, दूसरी बात है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ देखिए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, और उस तरह से आप बिहेव करिए। ओके, रबीना महिला, महिला, हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, महिला। ओके, Yes, sir. ओके। फिर अब अपनी जर्नी को प्लान करिए। जर्नी को प्लान करने से मेरा मतलब है कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, ठीक है, कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है ना, इस टाइम पीरियड में कौन सी बुक्स खत्म करनी है और किस बुक से आपको MCQ सॉल्व करने हैं, रोज बैठ के कितनी पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें आप प्लान करिए। ठीक है, तो ये आपकी जर्नी की प्लानिंग है। तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करिए, ये सब कुछ आपको प्लान करना है। इसके बाद अगला है कि एक काउंटडाउन रखिए। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में लगभग अभी 2 इयर्स है ना, तो सपोज 700 डेज है, तो इन 700 डेज का आपको काउंटडाउन रखना है। ठीक है, 700 डेज का काउंटडाउन रखना है। फिर एक एक जैसे जैसे एक दिन पास हो रहा है तो उसको घटाते जाना है कि अब मेरे पास 699 डेज हैं, लाइक दैट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव प्रेशर रहेगा और उससे आप जैसे जैसे टाइम पास आएगा आप और ज्यादा मेहनत करोगे। दूसरा, आप अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करिए पढ़ाई करने का। ठीक है, अपना पाथ फिक्स करिए और एक ओरिजिनल बनिए। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपको अपने तरीके से चलना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, आपको चीजें स्मार्टली कवर करनी है, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वही करनी है, इन सब चीजों पे बहुत फोकस करना है। पढ़ाई इफेक्टिवली करनी है। इफेक्टिवली करने से मतलब ये है कि जो भी आपने टॉपिक
स्टडी कराए उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तभी आपने इफेक्टिवली पढ़ाई करी है, नहीं तो नहीं करी है। टाइमली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 11th में ही 12th की जो बायो है वो खत्म कर लेनी है, ताकि आपके पास एक पूरा साल प्रैक्टिस के लिए बचे। तो ये टाइमली आपको प्लान करना है और टाइम से आगे चलना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? और आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा। प्रिसाइजली से मेरा मतलब है कि आपको उतना ही करना है जितना जरूरी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फालतू नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। वो भी मेरी इतनी टांग की होनी चाहिए ना, इतनी टांग की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? राइट डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? और आपको राइट पाथ चूज करना है ताकि आपने जो सोच रखा है वो आप अचीव कर पाओ। एक कोई भी दिन जब आप बैठ के 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो उसको एक कॉइन बोलो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि एक घंटे अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपने आप को एक कॉइन दे दो कि मैंने एक कॉइन अर्न कर ली है, ठीक है? अब इन कॉइन का काउंट रखो अपने पास, ठीक है? तो अगर सपोज 6 आवर पर डे की आपकी जर्नी थी और 700 डेज से आप मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए आपके? 4200 कॉइन। तो आपको 2 साल में ये 4200 कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। तो आप इस 4200 स्कोर के जितने पास रहोगे, आपका सिलेक्शन उतना आसानी से होगा और उतनी अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि ये 6 आवर पर डे का कमिटेड टाइम था। 1 आवर को आप एक कॉइन बोल रहे हो, तो इस हिसाब से आप 4200 आवर्स पढ़ लोगे, ठीक है? ठीक है, और एक बात याद रखना है कि कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आप पहुंच जाओगे, ये आपकी कंटिन्यूअस जर्नी है। इस जर्नी को एंजॉय करो। जब आप MBBS के लिए क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको PG के लिए क्वालिफाई करना होगा, तो आपका अगला टारगेट बन जाएगा। जब वो कर लोगे तो उसके बाद आपका फिर से अगला कोई टारगेट बन जाएगा। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, जर्नी को एंजॉय करना है, ठीक है? दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है। जब आपकी तैयारी कंप्लीशन की तरफ पहुंचे, आपको जितने भी ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल सकें आप उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको अपना रियल स्कोर पता लगे कि आप रियल एग्जाम में कितने मार्क्स ला पाओगे, ठीक है? आपकी लाइफ में जो भी आपके पास फैसिलिटीज हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको याद रखना है और उनके अकॉर्डिंग काम कर लेना है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। अल्टीमेटली आप किस तरह से सक्सेस अचीव करते हो वो मैटर करता है, ठीक है? आपके पास 1000 रीजन हो सकते हैं ना पढ़ने के, लेकिन अगर आपके पास कोई एक वैलिड रीजन पढ़ने का है तो आप उस रीजन की एम है उसको हासिल कर लो, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है? सो काउंट योर ब्लेसिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप पे भरोसा रखो और जो आप कर रहे हो वो अच्छा करो। फाइनली जो भी आपका ड्रीम है आप सबको मिल जाए, और पढ़ाई में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है? जितनी भी एनर्जी आपके पास है सारी की सारी एनर्जी इसमें डाल दो, और आपका जो गोल है वो जरूर मिलेगा, ठीक है? अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, टीचर्स क्रिटिसाइज करते हैं, तो अगर ये जो क्रिटिसिज्म है वैलिड है तो उसको एक्सेप्ट करो और ग्रो करो, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि ये क्रिटिसिज्म इनवैलिड है तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? दैट इज ऑल। तो अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। और भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में?
सर हाँ बोलिए। सर 11th के एग्जाम्स देने हैं तो किस पे फोकस करना है अब ज्यादा? 11th के एग्जाम पेंडिंग है ना? अगर सर आपका नहीं देने हैं। देने हैं ना, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है 11th का, ठीक है, तो आप 12th की बुक खोल सकते हो आराम से। सर आपका 11th के एग्जाम्स अगर हमें देने हैं तो बुक्स वगैरह एनसीईआरटी चलेंगी? आपको बायो में एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी करनी है। फिजिक्स में आपको जो आसान लगती हो बुक वो कर लो। सर फिर नीट या फिर बोर्ड के एग्जाम किस में फोकस ज्यादा करना है अब? नहीं, आपको नीट पे ज्यादा फोकस करना है, बोर्ड अपने आप हो जाता है। अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, बोर्ड की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, वो अपने आप हो जाता है। आपको सर केवल 12th बोर्ड्स में मार्क्स कितने आने चाहिए? 12th बोर्ड में कितने मार्क्स आने चाहिए? यस आपको सर। मेरा ऑनेस्ट आंसर चाहिए, ऑनेस्ट आंसर यस सर। अबव 50%। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यस सर। 90% से अबव मार्क्स आएंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है, समझ आया? यस और सर। अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है और आपके मार्क्स केवल 50% भी आए हैं ना बोर्ड में, तो यस आपसे सर। कोई नहीं पूछेगा कि 50% क्यों आए हैं, क्योंकि आपका नीट में सिलेक्शन हो चुका है। उससे कम आएंगे तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर पाओगे, वो अलग बात है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने मार्क्स आ जाएं कि फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी रहे, ठीक है। ओके सर। बाकी आप इसलिए बोर्ड पे ज्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको नीट पे ध्यान देना है, बोर्ड अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके 95% मार्क्स आएंगे उसमें। ओके सर। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। रिशिता का कहना है कि मेरे क्वेश्चन टेस्ट से पहले सॉल्व हो जाते हैं, बाद में हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट में नहीं होते। ठीक है, ये प्रेशर है। साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, ये प्रेशर की वजह से होता है। ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा इसको करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो टेस्ट का प्रेशर है ना, ये भूत की तरह होता है। जब तक आप डरते रहते हो तब तक आपको लगता है कि भूत है, भूत है। फिर जिस दिन आप सोच लेते हो कि भूत नहीं होते हैं तो फिर आपको नहीं लगता डर, ठीक है। तो ऐसा ही टेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट को बार बार फेस करना है, ठीक है। तो अगर आप महीने में एक बार टेस्ट दे रहे हो तो आप महीने में 30 दिन टेस्ट दो, हर रोज टेस्ट दो, तो इससे आपका टेस्ट का प्रेशर खत्म हो जाएगा। आप घर पे बैठ के टेस्ट दो, कहीं से पेपर जुटा लो और घर पे बैठ के टेस्ट देना शुरू करो, तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। इस डर से बार बार लड़ो, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? बेस्ट टाइम फॉर स्टडी अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। सर हाँ सर मेरा जो पहले वाला वर्क था, जैसे आप अभी नए से स्टार्ट कराओगे, मतलब जैसे बीच में चल रहा है, मतलब उस टाइप से करवाओगे? नहीं, मैं चैप्टर 1 से शुरू कराऊंगा। 11th का सिलेबस भी चैप्टर 1 से, 12th का भी चैप्टर 1 से। बिल्कुल स्टार्टिंग से? हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब मतलब जो पहले का रहता है उसको छोड़ के आपके साथ चले अब? हाँ मेरे साथ चलो, ठीक थैंक है। यू सर। और ये यस सर। जल्दी बराबर हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। ओके सर। महीने में फिर से वापस से उसी लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। ओके सर। यस ठीक सर। है, सी यू सून इन द क्लास। ओके, थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर नेक्स्ट क्लास कब है? सर अब हर क्लास के लिए यही आईडी लगेगी? आपको ये दोनों बातें व्हाट्सएप पे पता लग जाएंगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे मोस्ट लाइकली आपकी क्लास कल होगी, तो व्हाट्सएप पे पता लग जाएगी आपको। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, यू वेलकम। ज़्यादा हो गया।